हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड कब लगा देना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कब लगा देना है। देखिए कुछ हम लोग देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से आपका एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पे आपको कंपलसरी कुछ भी करके, जहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे कंपलसरी कुछ भी करके आपको फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर या अपना जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ आपको समझा देता हूँ कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 10 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, 5 इंटू 2 10। अब एक चीज़ याद रखना ना, एक आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है क्या नहीं है, ये झट से आपको समझ में आना चाहिए। कैसे है देखो, अगर मैंने 5 और 2 का यूज़ करके आई कैन ब्रिंग आउट द एडिशन -3 एंड मल्टीप्लीकेशन एज -10। इस सोच के देखो, अगर मैंने 5 को अगर -5 ले लिया और 2 को अगर +2 ले लिया तो -5 + 2 कितना हो जाएगा, इसका आंसर ये -3 हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं इन दोनों को -5 इंटू 2 कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा, -10 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपको दूसरे मेथड की जाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आपको ये समझ में आ गया कि फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है तो झट से हमारा आंसर आएगा। मैंने कल आपको बताया था, अगर सी का साइन माइनस होगा तो हमारे पास जो दो रूट्स होंगे वो ऑपोजिट साइन के होंगे, दो रूट्स होंगे ऑपोजिट साइन के होंगे, प्लस और माइनस के। और बी का साइन देखो, बी का साइन माइनस आ रहा है तो इसका मतलब बड़ा वैल्यू प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 5 को प्लस लगा देना, 2 को -2 लगा देना, बस ये हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। या आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो आप। देखो सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस 2 और 6 का आप मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना होगा, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। 6 को आप स्प्लिट कर सकते हो 2 इंटू 3, करेक्ट। अब इसमें देखना कि मान के चलो मैंने अगर ऐसे पेयर बनाए 4 और 3 का, यहाँ पे 4 और 3 का अगर मैंने पेयर बनाया तो इससे देखो चेक करके देख सकते, देखो ये बीच का एडिशन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, -12 होना चाहिए, करेक्ट। तो अगर मैंने 4 को प्लस लगा दिया और 3 को माइनस लगा दिया तो 4 - 3 कितना होगा, +1 हो जाएगा। और 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो वो तो हमारा मैच हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है। चलो हमारा झट से आंसर आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू, अब करना कुछ नहीं है, b का साइन देख लो और c का साइन देख लो। c का साइन माइनस आ रहा है तो इसका मतलब दो रूट्स होंगे प्लस और माइनस के, क्योंकि c का जब साइन प्लस होता है तो दोनों रूट का साइन सेम होता है, लेकिन माइनस होता है तो ऑपोजिट साइंस होते हैं। अब b का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस का उल्टा माइनस, तो माइनस लगा दो बड़े वैल्यू को, बड़े वैल्यू कौन सा है, 4 है ना, बड़ा वैल्यू 4 है। ये चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने प्लस में लिखा था, बड़ा वैल्यू 4 है तो उसको माइनस लगा दो, और छोटा वैल्यू 3 है उसको प्लस लगा दो। वो बी से डिसाइड होता है ना, बी अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला वैल्यू माइनस के साथ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, तो उस 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो 3/2 और ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा -2 और +3/2 हो जाएगा, -2 और +3/2 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलो और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। देखो, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे 1/8 है, ऐसे फ्रैक्शन में कभी c मत रखना, तो इसको सिंपल कर देते हैं, सभी को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो 16 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना होगा, 16 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा, और ये 1 वैसे वैसे आ जाएगा। अब देखो 4 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, करेक्ट, यानी यहाँ पे आप इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हो 4 और 4 में, करेक्ट। अब देखो इन दोनों
रूट से आपका एडिशन -8 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन +16 आना चाहिए। अगर ये पॉसिबल है तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है, होगा पॉसिबल। अगर मैंने इस 4 को माइनस ले लिया और इस 4 को माइनस ले लिया तो -8 हो सकता है, और -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, +16 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है। चलो बस हमारा आंसर आ गया, x1 इज इक्वल टू और x2 इज इक्वल टू। अब देखो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब दोनों का साइन सेम होगा, दोनों रूट का। अब उन दोनों का साइन क्या होगा, वो b से डिसाइड होगा। b का साइन क्या है माइनस, तो इसका मतलब दोनों का रूट उसके उल्टा होगा, प्लस प्लस होगा। बस लगा दो। उसके बाद x2 का कोएफिशिएंट देखो कितना है, 16 है, 16 से डिवाइड कर दो और ये 16 से यहाँ पे डिवाइड कर दो। अरे बस 16 से डिवाइड कर दोगे तो इसका मतलब x1 का यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा और x2 का वैल्यू भी हो जाएगा 1/4। देखो रूट निकालना बहुत ही आसान है। अब किस केस में रूट फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है, इसके बारे में हम तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। किस केस में वो एप्लीकेबल नहीं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ किस केस में एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो कब कब प्रॉब्लम हो जाता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कब कब प्रॉब्लम हो जाता है, कब आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाना है। देखो अगर मेरे पास 2x² प्लस x - 4 इज इक्वल टू 0 ऐसा अगर आ रहा है, करेक्ट। अब सोच के देखो इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू -4 तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखो -8 के अगर आपने रूट निकाले, ये रूट ही इसको बोल दो, है ना। तो ये -4 का स्प्लिट कर दो, या इसको डोंट राइट डाउन एनी साइन यहाँ पे, तो 4 को स्प्लिट कर दो 2 इंटू 2। तो देखो इस 2 और इस 2 इस फैक्टर से आप एडिशन बीच में 1 ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते। कैसे भी पेयर बना के देखो आप, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 4 - 2 कर दो, करके देखो तो 2 आता है, 1 नहीं आएगा। तो यहाँ से ये एडिशन 1 आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड हम लोग यूज करेंगे। वो आपको तो मैथमेटिकल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एग्जांपल देख के आपको पता लगाना चाहिए कि फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है कि नहीं है। अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने के लिए पहले क्या करो, इस x² का कोएफिशिएंट को 1 कर दो। कैसे करेंगे, उसके लिए डिवाइड बाय 2, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस x इंटू 1/2 -4 डिवाइड बाय 2 यानी 2 हो जाएगा, करेक्ट। अब काम करो, अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड का ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक ये होता है कि पहले आप काम करो, ये वाला जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, x² प्लस हाफ x, इस कांस्टेंट को मैं राइट हैंड साइड में लेके गया। क्यों, क्योंकि ये 2 की वजह से वहाँ पे स्क्वायर नहीं हो रहा है तो इसको हटा दो। इस 2 की वजह से वहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है ये वाला, इसलिए मैंने 2 को हटा दिया। तो बचा क्या है, x² प्लस हाफ x बचा। अब इससे कुछ कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। अब इससे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो फिर से वही इक्वेशन लिख लेता हूँ, x² प्लस हाफ x इज इक्वल टू 2। अब इससे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, इससे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c का टर्म आपको लाना पड़ता है। अभी मैंने ये 2 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये 2, इस 2 को मैंने इसलिए हटाया था, इस 2 को मैंने इसलिए हटाया था, देखो यहाँ पे वो -2 था ना, इसको मैंने इसलिए हटा दिया कि उसकी वजह से वहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो कंप्लीट स्क्वायर करने का जो रूल देखो क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। ये वाली जो टर्म है ना, ये टर्म आपको एडजस्ट करनी है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये वाली टर्म एडजस्ट करनी है। क्या लिखा मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ x, बताओ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, हाफ है ना। इसको 2 से डिवाइड कर दो और स्क्वायर ले लो और वो वाला टर्म इस लेफ्ट हैंड साइड में एडजस्टमेंट कर दो। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, हाफ है, डिवाइड बाय 2 कर दो और उसका ब्रैकेट स्क्वायर कर दो तो कितना होगा, देखो ये अंदर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। तो हमारा एडजस्टमेंट का टर्म मिल गया 1/16। अब आप काम करो, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म एडजस्ट कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनो, 1/16 का वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड कर दो 1/16। तो देखो क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस हाफ x इज इक्वल टू 2 था, जगह छोड़ रहा है पे मैं। अब वो 1/16 का टर्म दोनों तरफ ऐड कर दो, देखो 1/16 यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे 1/16 ऐड कर दिया, करेक्ट।
अब ये है ना, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया। देखो अब ये बन गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर बन गया। करके देखो यही आएगा कंप्लीट स्क्वायर। तो इसका सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर बनाते वक्त ना इसका रूट ले लो, 16 का रूट 4 होगा तो वही टर्म एडजस्ट होगा, x प्लस 1/4 का ब्रैकेट स्क्वायर। अब इस साइड में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 33/16 आएगा। अब दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, यानी यहाँ का स्क्वायर निकल जाएगा ना, तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट निकल जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड तो रूट निकल जाएगा। तो इसका मतलब x प्लस 1/4, लेकिन जब रूट निकल जाएगा ना तो ये 33/16 का रूट कैसे निकलेगा फिर। 33 का तो रूट डायरेक्ट नहीं निकल सकता क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 16 का रूट निकल सकता है। इसका 16 का रूट होगा 4। और ध्यान रखना जब भी आप रूट की वैल्यू निकालते हो ना दोनों तरफ, तो रूट की दो वैल्यू होती है, एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। तो इसलिए x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 33 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। बस x1 का वैल्यू कैसे निकलेगा फिर, ये 1/4 उस साइड में डाल दो, माइनस हो जाएगा। तो देखो एक बार प्लस ले लो रूट 33/4 और माइनस 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा रूट 33 माइनस 1/4, ये फर्स्ट रूट होगा। और सेकंड रूट कोई नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग में माइनस लगा दो, तो माइनस 33 रूट 33 माइनस 1/4। तो ये सेकंड रूट हमारे यहाँ पे बन जाएगा। ओके, now we will move forward। देखो तो किस केस में कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा देना और किस केस में फैक्टराइजेशन मेथड लगा देना, ये आपको थोड़ा सा बच्चों देख के चेक करना पड़ेगा। ये आपको बस थोड़ा सा देख के चेक करना पड़ेगा। जब तक आप देख के इसको चेक नहीं करोगे तब तक आपके आंसर नहीं निकलेंगे। इसकी तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर गेटिंग दिस आइडिया क्लियर। तो देखो मैंने कल आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, उस एग्जांपल में क्या कैसे देखते हैं हम लोग। कल के एग्जांपल हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सॉल्व कर रहे थे, है ना। अब देखो कल का एग्जांपल पहला ऐसा था कि 6² प्लस 7x, 6² प्लस 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 था। अब देखो इसमें ऐसे कर सकते हो, 6 इंटू 10 60 हो गया, तो 6 इंटू 10 करना पड़ता है ना आपको यहाँ पे। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर दो आप, 2 इंटू 3 और यहाँ पे 5 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर 5 इंटू 2 हो जाएगा, करेक्ट 5 इंटू 2 हो जाएगा ना। अब देखो अब क्या है कि हमारा बीच का एडिशन 7 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -60 आना चाहिए। तो इसको करने का एक सबसे आसान तरीका यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। देखो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं ऐसे, देखो हम लोग ऐसे पेयर बना सकते हैं। पेयर बनाना भी स्किल है, देखो यहाँ से सुनना, ये 2 3 और 2, देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये बीच में आ सकता है। तो इसका मतलब सोच के देखो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, ऐसे पेयर बनाए, देखो ऐसे पेयर बनाए, इसके ऐसे वाले पेयर बनाए, 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 एक रूट मिल गया और 5 एक मिल गया। अब देखो मैंने 12 को अगर प्लस लगा दिया और 5 को अगर माइनस लगा दिया, तो 12 माइनस 5 कितना होगा, +1 हो जाएगा। और 12 इंटू -5 कितना होगा, -60 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो इससे तो क्या हो रहा है ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जम रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है। इसका मतलब हमारा अब आंसर आ जाएगा, x1 और x2 का आंसर आ जाएगा। देखो अब कुछ नहीं करना है आपको, c का साइन देखो, c का साइन माइनस है तो इसका मतलब अपोजिट साइंस के रूट होंगे, प्लस और माइनस, ठीक है। अब b का साइन देखो, b का क्या दिखा रहा है, साइन प्लस दिखा रहा है, तो इसका मतलब बड़ा वाली वैल्यू जाएगा माइनस के साथ। तो बड़ा वाली वैल्यू क्या है, 12 है, तो वो जाएगा माइनस के साथ, और छोटा वाला जाएगा प्लस के साथ। और इन दोनों को डिवाइड कर दो x² के कोएफिशिएंट से। x² का कोएफिशिएंट कितना है हमारा, 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया -2 आ गया और +5/6 आ गया। तो यहाँ पे तो फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है। हाँ, तो दूसरा वाला जो एग्जांपल हमने कल देखा था वहाँ पे भी फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है, लेकिन कल मैंने जो एग्जांपल दिया था देखो ध्यान से, 25x² प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहली चीज़, अगर आपने 25 इंटू 7 अगर कर दिया ना, तो 25 इंटू 7 का मतलब क्या होता है, इसके फैक्टराइजेशन आप कर लो, है ना, इसके फैक्टराइजेशन कर लो। इसका क्या फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा और ये 7 निकल के नीचे आ जाएगा, करेक्ट। अब आपको ऐसे पेयर बनाना है
ऐसे आपको पेयर बनाना है कि यहाँ पे बेस में एडिशन 30 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 25/7 होना चाहिए। अब ये कैसे करोगे आप, देखो ये कैसे करोगे, देखो आप। अब देखो, अगर किसी बच्चे ने सोचा कि चलो सर हम लोग 7 × 5 35 करेंगे, तो एक रूट हमारा मिल गया 35 का और दूसरा मिला 5 का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूं। देखो आप क्या करने जाओगे कि 35 - 5 करोगे तो ये कितना आंसर आएगा आपका, 30 आएगा। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि 35 को प्लस ले रहे हो और 5 को माइनस ले रहे हो, तो ये एडिशन तो 30 हो जाएगा। ये करेक्ट है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, देखो देखो 35 × -5 करोगे ना, तो आपको मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो देखो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब फैक्टरेशन वाला एग्जांपल हो ही नहीं सकता ना। तो इसको फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के बाद इमीडिएटली आपको समझ में आना चाहिए कि वेदर दिस एग्जांपल इज सॉल्यूबल बाय फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये तो आपको थोड़ा शार्प होना पड़ेगा। मैथ्स में कैसे दिमाग लगाना पड़ता है, ध्यान रखना। मैथ्स में आपको पूरा का पूरा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसकी तरफ ध्यान देना है। एप्टीट्यूड आपके पास बच्चा स्ट्रांग होना चाहिए। अब क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड की मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कर दो, तो सब जगह पर क्या करेंगे हम लोग 25 से डिवाइड कर देंगे। तो 30/25 एक्स प्लस 7/25 = 0 हो जाएगा, है ना। अब काम करो, इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस इसको थोड़ा सा डिवाइड करके सॉल्व करो, तो 5 × 6 = 30 एंड 5 × 5 = 25। तो 6/5x यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट। 6/5x यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब 6/5 यहाँ पे आंसर आपके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब ये 7/5 उस तरफ चला गया, -7/25 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो, अब आप यहाँ पे प्रॉब्लम एक आता है। अब देखो कंप्लीट स्क्वायर मेथड अब यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होता, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होता। कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्यों नहीं होता, देखो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6/5x, इसको आप कंप्लीट स्क्वायर में ला सकते हो, नो इशू इन दैट। चलो ये ठीक है, यहाँ पे आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड का लगा के देखते हैं हम लोग क्या होता है असल में। चलो, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6/5। चलो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं हम लोग, वो किस केस में नहीं लगा सकते मैं आपको बताता हूँ बाद में। चलो, तो राइट हैंड साइड में आ गया -7/25। अब हमको एक एडजस्टमेंट के लिए टर्म चाहिए, वो उसका रूल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो कोएफिशिएंट x क्या है, 6/5 है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ब्रैकेट स्क्वायर कर दो। तो ये क्या होगा, 5 नीचे चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो इसका मतलब स्क्वायर करने के बाद 36 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय आपको यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इस 36/100 को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप, अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर लिया तो 18/50 हो जाएगा, 18/50 आ जाएगा। तो ये टर्म आप एडजस्ट करो दोनों तरफ, 18/50, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे दोनों तरफ को टर्म को एडजस्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6/5x प्लस 18/50 इज इक्वल टू -7/25 प्लस 18/50, करेक्ट है। अब देखो अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो ना, देखो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो आप, ये जो यहाँ पे हो जाएगा, इस टर्म का आपको रूट लेना पड़ेगा, इस टर्म का रूट लेना पड़ेगा आपको। तो ये एक्चुअली असल में हो जाएगा रूट ऑफ 18/50 और इसको होल ब्रैकेट स्क्वायर कर दो आप। इसको स्प्लिट करके भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ मैं। देखो ये वाली यहाँ पे टर्म ऐसे एडजस्ट करनी है आपको। देखो ये एक बार आपको एक बार ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया ना, तो आपको किसी बच्चे को डाउट आ रहा है कि सर अब ये सेकंड टर्म क्या लिखोगे, तो सेकंड टर्म कुछ नहीं लिखना, जो आपने टर्म एडजस्ट किया था ना उसका स्क्वायर रूट ले लो, बस वही आपका एडजस्टिंग टर्म हो जाता है। देखो मैं इसको स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ। देखो x प्लस रूट 18/50 का स्क्वायर करके मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर से एक्सप्रेशन वही आना चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू
यहाँ पे आपका आना चाहिए 6/5x, ठीक है। 36 डिवाइड बाई 100, चलो वो परफेक्ट स्क्वायर में बना दो तो थोड़ा सॉल्व करने में आसान होगा। तो इसको अब आप इसको सॉल्व मत करो, ये परफेक्ट स्क्वायर में रखो ऐसे 36 डिवाइड बाई 100, तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो डबल काम पड़ जाएगा अपने को। चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे रख दो। 36/100 को सॉल्व मत करो, ध्यान रखना उसकी तरफ, उसको सॉल्व मत करो आप, उसको सॉल्व मत करो। तो यहाँ का टर्म हटा दो और देखो अब यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 100 आ रहा है, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, तो वो सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। देखो थोड़ा सा 36 डिवाइड बाई 100 और यहाँ पे भी कर दो 36 डिवाइड बाई 100, करेक्ट। हाँ अब देखो इस वैल्यू का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो आ जाएगा आराम से, 6 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, करेक्ट। तो x प्लस 6 डिवाइड बाई 10 का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 25 इंटू 100, 25 और 100 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, -7 को डिवाइड बाई 25 कर दूंगा तो कितना होगा 4, तो ऊपर आएगा -28 प्लस 100 अंडर गया 36 और नीचे होगा 100, ठीक है। 36 में से 28 गया, कितना बचा आपका, 36 में 28 गया, कितना बचा 8/100 बचा। तो इसको हटाओ, वो 36 अपॉन 100 रख लो, वो थोड़ा आसान हो जाएगा करने में, नहीं तो डबल काम पड़ जाएगा अपने को। तो देखो यहाँ पे x प्लस 6/10 का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। कंसेप्ट समझो, एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो बाकी के क्वेश्चन करने में आपको बहुत सारे आसान हो जाएगी। सो यू शुड गो थ्रू द कंसेप्ट, ओके। तो यहाँ पे आएगा 8/100। ध्यान रखना अगर राइट हैंड साइड में ये स्क्वायर रूट निकालते हो तो अगर माइनस वैल्यू आएगा तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे दोनों सब क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, करेक्ट। तो इसका मतलब x प्लस 6/10 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 6/10 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2 होता है, और डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। ये प्लस और माइनस की दो वैल्यू हो जाएंगी। और 6/10 को आप सिंपल करके लिख सकते हो 3/5 करके, करेक्ट। 3/5 करके आप सिंपल करके लिख सकते हो। तो इसको सिंपल करके लिखने से बाद आपको x1 की और x2 की दो वैल्यू मिलेगी। एक आप ले लो 2√2 डिवाइड बाई 10 माइनस 3/5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। अब 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10, तो पहली वैल्यू होगी 2√2, दूसरी वैल्यू होगी 6, तो डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन निकालो यहाँ से, तो √2 माइनस 3 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो x1 का फर्स्ट रूट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -3 प्लस √2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये फर्स्ट रूट मिल गया। इस तरीके से आप सेकंड रूट पे आसानी से निकाल सकते हो। सो आई होप यू आर गेटिंग हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे करना है हम लोग आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जो मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल लिख के रखे थे। चलो न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लोग कुछ देख लेते हैं यहाँ से। वन सेकंड, कहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल लिख के रखे हैं, ओके। चलो तो न्यूमेरिकल एग्जांपल को लाने के लिए एक फोटो ले लेता हूँ मैं। तो एक फोटो ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल का, ठीक है। ठीक है, अब देखो वन सेकंड, टेक अ फोटो बोल रहा था, वो क्या ले रहा है मैं, ठीक है ले लूँगा फोटो, इसको ओके कर दूंगा। चलो थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे कट गया क्या शायद से, ओके, इसको डिलीट कर लेता हूँ, कट गया शायद से, ये वाला पार्ट कट गया, ओके। इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ले लेता हूँ, स्क्रीन को टिल्ट करके ले लेता हूँ, ओके। स्क्रीन को टिल्ट करके तो टेक अ फोटो,
ओके, थोड़ा सा मोबाइल को मैं टिल्ट करके मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल असल में ये वाला कैसे हम लोग रीड करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया, थोड़ा सा मोबाइल टिल्ट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द एंग्री अर्जुन, देखो यहाँ पे मोबाइल पर एग्जांपल, एंग्री अर्जुन कैरिड सम एरोज, अर्जुन एंग्री हो गया तो उसने कुछ एरोज ला दिए फॉर फाइटिंग विद भीष्म, भीष्म के साथ उसका फाइटिंग चल रहा था, है ना, भीष्म के साथ उसका फाइटिंग चल रहा था। अब क्या हो गया देखिए, अब विद द हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म, यानी भीष्म ने जो एरो थ्रो कर दिए उसमें से उसने खुद के, अर्जुन ने खुद के हाफ एरो यूज कर दिए भीष्म के एरोज को कट करने के लिए। एंड विथ 6 अदर एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर। देखो क्या किया, भीष्म के एरोज को कट करने के लिए उसने खुद की हाफ एरोज को यूज कर दिया। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। हाफ एरोज यूज कर दिया। रथ के ड्राइवर को किल करने के लिए उसने कितने एरोज यूज किए, 6 एरो यूज किए। एंड विथ 1 एरो ईच ही नॉक डाउन रिस्पेक्टिवली द रथ, फ्लैग एंड द बो, यानी एक एक ऐसे 3 एरो यूज किए, 3 एरो यूज करके उसने रथ को नीचे डाल दिया, फ्लैग और बो को उसने तोड़ दिया भीष्म के। ठीक है, भीष्म के तोड़ दिया। और वो बोल रहे हैं फाइनली विथ 1 मोर देन 4 टाइम्स, देखो फाइनली 1 मोर देन, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, फाइनली 1 more than 4 times the square root of the arrows he laid Bhishma unconscious. Finally, with 1 more than 4 times the square root of the arrows, थोड़ा सा, he laid the Bhishma unconscious on the arrow bed. So with the total number of arrows Arjun had. ओके, तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दे। देखो मान के चलो अर्जुन के पास इनिशियल एरोज थे x, इसको बोलेंगे इनिशियल एरोज x, इनिशियल एरोज थे उसके पास x। ठीक है, इनिशियल एरोज थे x। अब कैसे कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है देखते हैं। देखो भीष्म, ये याद रखना, इसको भूलना मत, उसने हाफ एरो यूज कर लिया भीष्म के एरोज को कट करने के लिए। उसके बाद 6 एरो यूज किए उसने रथ के ड्राइवर को किल करने के लिए। और एक एक करके फिर उसने रथ, फ्लैग और बो को भीष्म के तोड़ने के लिए उसने और 3 एरो यूज किए। और जो रिमेनिंग एरोज थे ना, रिमेनिंग एरोज, तो इसका मतलब देखो मैं इसको एक स्टेप बाय स्टेप लिख लेता हूँ। देखो भीष्म के एरोज को तोड़ने के लिए उसने हाफ एरोज के यूज किए, यानी इनिशियल उसके पास था उसका हाफ यूज किया, यानी x/2 हो जाएगा। सेकंड, रथ के ड्राइवर को किल करने के लिए उसने 6 एरो यूज किए, तो इसका मतलब वो 6 हो जाएगा। ठीक है, और एक एक करके उसने रथ और फ्लैग और बो को नीचे डालने के लिए उसने फिर क्या यूज किए, 3 एरो यूज किए। अब लास्ट का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, फोर्थ पार्ट, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। विथ 1 मोर का मतलब एडिशन करना पड़ेगा। देखो विथ 1 मोर का मतलब एडिशन, 1 मोर यानी एडिशन ऑफ 1, यानी +1 कर देना यहाँ पे, एडिशन ऑफ 1 4 टाइम्स। लेकिन किसका ये 1 किस में ऐड करना है आपको, 1 मोर देन का मतलब ये 1 ऐड करना है, लेकिन किस में ऐड करना है, 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एरोज। अगर मैंने इनिशियल एरोज मेरे x होंगे तो उसका 4 टाइम्स कर दो स्क्वायर रूट ऑफ द एरोज। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1 मोर करने के लिए बोल रहा है ना, 1 मोर का मतलब एडिशन करना, लेकिन ये 1 किस में ऐड करना, वो बोल रहा है 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एरोज। अगर मैंने एरोज को x मान लिया तो उसका 4 टाइम्स उस एरोज का स्क्वायर रूट उसमें ऐड कर देने, बस। अब इस तरीके से उसने पूरे के पूरे अपने, अब ये जो 4th एरो उसने लगाया ना, उसने भीष्म को अनकॉन्शियस कर दिया और एरो बेड पर लेटा दिया। तो इसका मतलब एक सिंपल सी चीज है, उसके पास इनिशियल एरो x थे, तो उन x एरोज का उसने यूटिलाइजेशन कैसे किया,
पहला ये वे होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। इन सभी एरोस का जब एडिशन करोगे तो आंसर फिर से वापस घूम के कितना आना चाहिए, x से आना चाहिए ना। फिर बस रामायण की स्टोरी के लिए हम लोग जाएंगे। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया हमारा। इसका मतलब x/2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 √x प्लस 1 इन सबको ऐड करके इनिशियल एरो x से उतना होना चाहिए ना। फिर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको कि x का अगर आपने इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू 20 प्लस 8 √x हो जाएगा, 20 प्लस 8 √x हो जाएगा। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं दिख रहा है, हाँ, लेकिन अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर सकते हैं, उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा बताओ। अगर मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मैंने पुट कर लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 8। अब बताओ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा तो इसका मतलब √x का वैल्यू कितना होगा, y होगा ना, फिर 8y। तो बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, और y से आपको x निकल सकता है उस y को स्क्वायर करके। फिर आर गेटिंग दिस आइडिया क्लियर। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको y का वैल्यू मिलता है 10 और दूसरा वैल्यू मिलता है -2, लेकिन -2 हो ही नहीं सकता, निगेटिव हम लोग काट देंगे इसको, y कैनॉट बी निगेटिव। तो इसका मतलब y 10 मिल गया, लेकिन हमने ऑलरेडी मान के चला था कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब अर्जुन के पास इनिशियली 100 एरोस थे, 100 एरोस से उसने भीष्म का काम तमाम कर दिया। और गेटिंग दिस आइडिया क्लियर, भीष्म काम तमाम कर दिया। और कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन पहला ये वाला पार्ट अच्छे से देख लेना, स्लोली देखना, और कुछ होमवर्क के भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे दूंगा। थैंक यू सो मच।